नमस्कार, मेरा नाम है चंदन झा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल कमेंट्री। हमने बहुत सारी कमेंट्री सुनी होगी, देखी होगी, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग खेल के मैदान पे, देश के अलग अलग हिस्सों में स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, सब कमेंट्री की जाती है, दर्शकों को बतलाया जाता है कि खेल के ताज़ा हालात क्या है, ताज़ा हाल क्या है। ठीक वैसा ही ये कार्यक्रम है। पॉलिटिक्स में जितनी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, किसने क्या बोला, कहाँ बोला, पार्लियामेंट में क्या स्थिति हुई, उन सब के ऊपर कमेंट्री करके अपने दर्शकों को बताना, कमेंट करके अपने दर्शकों को बताना कि आखिर इन्होंने जो बोला उसके मायने क्या थे और इससे देश की दशा और दिशा सुधरने और सुधारने में कहाँ तक सहायता मिल सकती है। आज हम बात करेंगे मनोज झा की। हालांकि ये बात काफ़ी लंबे दिनों तक चलेगी, पार्ट बाई पार्ट। मनोज झा ने अभी जो नया पार्लियामेंट है उसके विशेष सत्र में जो महिला बिल के पास होने के बाद एक भाषण दिया था। भाषण के कुछ अंश, एक अंश को मैंने अपने पास रखा हुआ, उस अंश को सुनिए। अंश को सुनने के बाद आपको लगेगा कि आखिर क्या वाकई में हमारे परिवार में कुछ ऐसा होता है, या वाकई में एक जो परिवार नाम की संस्था है उसमें ये दुष्कर्म किए जाते हैं, या सिर्फ मनोज झा जैसे जो सो कॉल्ड तथाकथित बुद्धिजीवी हैं उनके दिमाग का एक ख्याली उपज है, और वो जिस पार्टी से आते हैं उनकी क्या स्थिति है। तो पहले इस पूरे आप उस अंश को देखिए, उन्होंने क्या कहा इस दुष्कर्म को लेकर के, पारिवारिक व्यवस्थाओं को लेकर के, एक बार जरूर देखें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये लेजिस्लेशन है या किसी तरह का धार्मिक ग्रंथ की एक उसका शीर्षक है, क्योंकि बचपन से पढ़ता आया इस देश में। जब आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं थी, जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, पता नहीं देवता रमन करते हैं कि नहीं, लेकिन हमने इस श्लोक के बावजूद महिलाओं का मोलेस्टेशन देखा, घरेलू हिंसा देखी, सबसे ज्यादा रेप परिवार नाम की संस्था में देखा, जिसका आंकड़ा
परिवार नाम की संस्था में देखा, जिसका आंकड़ा खुद सरकार देती है, तो मुझको लगता नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये लेजिस्लेशन है या किसी तरह का धार्मिक ग्रंथ की। आरजेडी के कोटे से राज्यसभा सांसद मनोज झा का राजनीतिक इतिहास ऐसा नहीं है कि उनके किसी योगदान की चर्चा हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में समाज विज्ञान पढ़ाते थे और 2018 में आरजेडी के कोटे से राज्यसभा पहुंच गए, लेकिन वैचारिक रूप से मनोज झा उस बुझी हुई बत्ती को संसद में फिर से जलाने का प्रयास जरूर करते रहते हैं, जिससे वर्ग संघर्ष का रास्ता साफ साफ दृष्टिगोचर होता दिखता है। विचारधारा के तौर पे कम्युनिस्टों के कमजोर होते ही उन्होंने अपने वजूद को बचाए रखने का दूसरा रास्ता खोज निकाला। दूसरे दलों और संगठनों में प्रवेश कर जाओ। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में एसएफआई और आइसा जैसे संगठनों में सक्रिय रहने वाले कॉमरेड अब जब बाहर निकलते हैं तो नई जिम्मेदारी लेने अजय भवन या एके गोपालन भवन नहीं जाते। अब वो कांग्रेस और अन्य समाजवादी कही जाने वाले दलों की ओर रुख करते हैं और जो घोषित तौर पे जाति की राजनीति करते हैं। वर्ग संघर्ष के अपने बुनियादी सिद्धांत को अमल में लाने के लिए इससे बेहतर जगह उनके लिए भला और हो भी जा सकती है। इसलिए ठीक ठाक कहा जाए तो कॉमरेड इस समय राजनीतिक बहुरूपीय बने हुए हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं डॉक्टर मनोज झा है। वो गांधीवादियों के बीच गांधीवादी हैं, समाजवादियों के बीच समाजवादी हैं, कांग्रेसियों के बीच कांग्रेसी हैं और बौद्धिक बिरादरी में सेकुलर लिबरल का जामा तो ओढ़े हुए ही हैं। लेकिन यह सब होते हुए भी वो भीतर से वही है जिसे हम कम्युनिस्ट कहते हैं। तो कुछ वक्त के लिए वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आई थी, लेकिन बाद में हमने वॉइस को ओके कर लिया। तो ये कमेंट सुना कि किस तरीके से एक कॉमरेड हमेशा कॉमरेड रहता, भले ही कम्युनिज्म समाप्त के कगार पे है, समाप्त हो चुकी है, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता जैसे ढूंढा कि जो भी पार्टी जातिगत राजनीति करती है, भले ही अपने आप को समाजवादी बताए, साम्यवादी बताए, सेकुलर पार्टी बताए, उनके बीच में घुस जाइए, घुसपैठ करें और अपने जो मोटो है, मोटो को पार्लियामेंट में जाकर के चिल्ला के बताएं, लोगों को बताएं। खैर, मनोज झा ने जो कहा बहुत ही हास्यास्पद और शर्मनाक है कि क्या किसी के परिवार रूपी संस्थागत व्यवस्था में दुष्कर्म जैसे या कोई ऐसा अव्यवस्था जिसमें महिलाओं को नीचा दिखलाया जाता है, ऐसा होता है? हमारे परिवार में नहीं होता है। अगर किसी के परिवार में होता हो तो शायद मनोज झा इस बात को जानते हैं कि जिस तरीके से भरी सभा में उन्होंने परिवार जैसे संस्थागत व्यवस्था पे कुठारघात किया, प्रहार किया, वो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। खैर, मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं, जिस डेटा से आपको पता चलेगा कि ये जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी पे के खिलाफ बोलने में इनकी हालत जो है पतली हो जाती है। क्योंकि कहा यह भी जाता है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद के ये राजनीतिक गुरु हैं या राजनीतिक संरक्षण में तेजस्वी यादव अपनी सारे संभाषणों को और विचारों को व्यक्त करते हैं, जो इन्हीं के अंडर में माना जाता है। खैर, एक डेटा देखिए कि जिस पार्टी से ये आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल में, उन्होंने उस पार्टी के टेन्योर में कितनी हत्याएं, कितनी दुष्कर्म और क्या क्या चीजें हुई। डेटा देखते हैं, डेटा देखने के बाद फिर हम बात करें। दुष्कर्म की बात करें, हत्या, लूट, दंगे तो आप देख ही रहे हैं। दुष्कर्म की बात करें जिसपे बहुत ज्यादा आहत दिखे हमारे डॉक्टर मनोज झा, जो राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा के सांसद हैं, तो श्री लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में 1990 में 1005 दुष्कर्म के मामले रजिस्टर्ड हुए पुलिस के फाइल में। वहीं 1991 में ये बढ़ते हुए 1236 पूरे साल भर में रजिस्टर्ड हुए। 1992 में 1120,
1993 में 1118, 1994 में 1130। हालांकि इस पे मनोज झा नहीं बोलेंगे क्योंकि वो साफ उस वक्त ये कह सकते हैं, अभी भी अगर कोई उनसे पूछा जाए तो साफ कहेंगे भाई उस समय तो मैं पार्टी में जुड़ा ही नहीं था और हमारा ऐसा कोई विचारधारा नहीं था, लेकिन जब से पार्टी ने मुझे राज्यसभा में भेजा तो मेरी विचारधारा बदल गई और मैं जातिवादी वाली बात करने लगा, कभी ठाकुरों के ऊपर, कभी जब ईडब्ल्यूएस की बात आती है तो उसके विरोध में बोलने लगा, क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो ये दुष्कर्म का जो उस टाइम पे लालू जी का रीजन था, उस टाइम का ये डेटा है, आपने डेटा देखा, डेटा में सारी चीजें अपहरण है, लूट है, दंगे हैं, तमाम प्रकार की जो एंटी सोशल एलिमेंट की एक्टिविटीज होती हैं वो सारी चीजें हैं। हालांकि इस पे डॉक्टर मनोज झा नहीं कुछ बोल सकते, अगर बोलेंगे तो पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी। और अभी पार्लियामेंट में वो अपने आप को गरीबों का, पिछड़ों का, समाज शोषित का बहुत बड़ा जो अपने आप को मसीहा समझने की भूल कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत उनको अपने घर से करनी चाहिए। भूल इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि जो जिसके संरक्षक हैं उनके कार्यकाल के बारे में भी मैं आपको एक डेटा देता हूं, उस डेटा को देखिए और फिर पूरे सोशल मीडिया को छान मारिएगा, पूरे अखबार को छान मारिएगा, पूरे टीवी को छान मारिएगा और देखिएगा कि क्या, या सुनिएगा कि क्या डॉक्टर मनोज झा ने इस इशू पे कुछ बोला। दूर दूर तक टेलीस्कोप और जितनी दूरबीन टाइप की चीजें होती लगा लगा के देख लीजिएगा, कहीं कुछ दिखना नहीं देगा। हालांकि मैं आपको एक डेटा, तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने थे उन समय का एक डेटा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 2015 में ये बनते हैं डिप्टी सीएम। उस समय हत्या, दुष्कर्म, अपहरण, डकैती, लूट, दंगे। हत्या 3178, दुष्कर्म 1041, अपहरण 7128, डकैती 426, लूट 1640 और दंगे 13311। ये 2015 में। 2016 की बात करें तो हत्या होती है 2581, दुष्कर्म 1008, अपहरण 7324, डकैती 349, लूट 1418, दंगे 11617। तो ये जो डेटा है ये उनका डेटा है जिन्हें ये जिस पार्टी से ही आते हैं। हालांकि ये पार्लियामेंट में खड़े होकर बड़ी लंबी लंबी डींगे तो मार सकते हैं, लेकिन जब बात धरातल पर जाके काम करने की होगी तो ये कहीं जैसे गधे के माथे पर सींग नहीं होता वैसे गायब ये दिखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से ये जो बातें करते हैं, जो हाइपोथेटिकल बातें करते हैं और आंख मूंद के बातें करते हैं, अगर बात करना ही है, ये बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो अपनी पार्टी के खिलाफ बोले ना, अपनी पार्टी में किए गए दुष्कर्मों के खिलाफ बोले ना। इनको क्या हक है, इनको किसने ये हक दे दिया कि आप परिवार जैसे संस्थागत व्यवस्था को, परिवार एक सिस्टम है समाज का, उस पर आप आरोप लगाएं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है, उसे गवई भाषा में कहा जाता है ज्यादा जोगी मठ हो जा रहे हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहीं हो जाते हैं तो बुद्धि काम करनी बंद हो जाती है। तो शायद यही स्थिति डॉक्टर मनोज झा की है। और मेरा नाम चंदन झा है और वो डॉक्टर मनोज झा है, इससे आप कोई रिसेम्बलेंस ना लगाइएगा, क्योंकि मुझे जब कोई गलत लगता है तो मैं गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता हूँ, चाहे मेरे कास्ट का हो, मेरे रिलीजन का हो या कोई भी हो। डॉक्टर मनोज झा को माफी मांगनी चाहिए हिंदुस्तान की सनातन सभ्यता संस्कृति से कि उन्होंने परिवार जैसे व्यवस्था के ऊपर कुठारघात किया है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो जरूर उन्होंने कुछ देखा होगा और संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने परिवार में ही देखा होगा। तो आज का पॉलिटिकल कमेंट्री यहीं मैं रोकना चाहूंगा समय की कमी की वजह से। कल हम फिर मनोज झा के कुछ दूसरे वक्तव्य, दूसरे अंश को आपको सुनवाएंगे। उस अंश को सुनने के बाद आप बताइएगा कि जो तथाकथित लोग पार्लियामेंट, लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचते हैं अपनी भाषा से,
और अपने क्रियाकलाप से बहुसंख्यक आबादी या भारत की जनता का दिल दुखाने का काम क्यों करें? इस समय कोई सुप्रीम कोर्ट नाम की संस्था, न्यायिक संस्था स्वयं में संज्ञान नहीं ले सकती है? हो सकता है जो बात मनोज झा ने कहा कुछ प्रतिशत सही हो, कभी वो समय कालखंड रहा हो, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है। और अगर कहीं होती है तो उस सरकार की, उस व्यवस्था की अनदेखी की वजह से ऐसा हो रहा है। और जिस सरकार जिस पार्टी से आते हैं उनकी सरकार बिहार में है, और बिहार में अगर ऐसा हो रहा है तो उसके दोषी वहां की सरकार। खैर, आज द पॉलिटिकल कमेंट्री का पहला पार्ट था। कल इसके दूसरे हिस्से में भी मैं मनोज झा के बारे में ही बात करूंगा कि किस तरीके से वो अपनी बातों को जलेबी की तरह उलझा करके, शब्दों में फंसा करके, बिल्कुल शरबत बना करके पब्लिक के बीच में उड़ेल देते हैं। जो बेचारी भोली भाली पब्लिक, जनता समझ नहीं पाती है, और उनके लच्छेदार बातों को, भाषणों को सुनने के बाद उन बेचारी पब्लिक और जनता को लगता है कि यही तो हमारे तारनहार खेवनहार है। खैर, कल मैं फिर आऊंगा अपने नए एपिसोड के साथ, मनोज झा के कहे गए कुछ अंशों को दिखलाने के लिए।